मॉन्सियर फॉलन ईट्स ग्रास पेरिस 1789 to 1792। यहाँ पे मॉन्सियर फॉल्कन, मॉन्सियर फ्रेंच में मिस्टर को बोला जाता है, तो मॉन्सियर फॉल्कन जो है वो ग्रास खाते हैं। यह कहानी पेरिस के समय की है। कहानी की शुरुआत में अर्नेस्ट डेफाज अपने वाइन शॉप में दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो उसकी पत्नी बोलती है क्या, बताइए। जिस पे वह बोलता है क्या तुम्हें फॉल्कन याद है, किंग का मिनिस्टर फॉल्कन। बोलते फॉल्कन, उसे कोई कैसे भूल सकता है। जब हम सारे के सारे लोग भूख प्यास से मर रहे थे तो वह हमारे चेहरों के ऊपर देख करके हम पे हंस रहा था और हमें बोलता था घास खाने के लिए, लेकिन वह तो मर चुका है, उसका क्या। जिस पे अर्नेस्ट डेफाज बोलता है वह मरा नहीं, वह जिंदा है और सोल्जर्स के द्वारा उसे पकड़ा गया है। हमने उसे देखा है प्रिजन में और अब वह कहाँ पे, होटल डी वेली में। तो अब इस पे मैडम डेफाज बोलती है क्या, अगर ऐसी बात है तो चलो साथियों हम लोग चलते हैं। अब एक सप्ताह पास हो गया होता है बेस्टाइल के इंसिडेंट हुए। वहाँ पे चारों ओर खौफ और डर का साया है, चारों ओर। अब जितने भी गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग, वे सारे के सारे अमीर लोगों को जहाँ मिल रहा है उन्हें मार देते और उनके बच्चों को और पत्नियों को पकड़ लेते। फ्रांस में शायद ही कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे थर्ड स्टेट वाले लोग का अब शासन नहीं रहा था। जितने भी लॉर्ड्स थे, जमींदार थे और उनकी पत्नियां थी, अब वह सारे के सारे फटे चुटे कपड़ों पे रहते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वह अपने आप को छुपा रहे होते हैं सारे के सारे गरीब लोगों से, क्योंकि अगर वह गरीब लोगों के हत्थे आ गए तो वह सारे के सारे मर जाएंगे। उनमें से बहुत सारे लोग इंग्लैंड चले गए थे। अब मैडम डेफाज क्या करती है, अपना कुल्हाड़ी लेती है और अपने सारे साथियों को लेकर के कहाँ पहुँच जाती है, होटल डी वेले में। और वहाँ पे सब लोग चिल्लाते हैं फॉलन जिंदा है, फॉलन जिंदा है, फॉलन एक प्रिजनर है। वह फॉलन जिसने हमें घास खाने के लिए बोला था, चलो उसे पकड़ते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब सारे के सारे लोग दरवाजे को खोल करके उस होटल के अंदर घुस जाते हैं और डेफाज उन्हें रुकने का आदेश देता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे फॉलन, एक बूढ़ा आदमी जो लगभग 70 साल के आसपास का होगा, उसे चेयर से बांध दिया गया था। वह वहाँ बैठा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ था, डर था और उसके हाथों को घास से बांध दिया गया था। जितने भी थर्ड स्टेट के साथ सोल्जर्स थे वह उसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे पा रहा था और इस बात से अब मैडम डेफाज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अब वह बोलती काम करो, आप लोग हटो, इसे मैं संभालती हूँ। इतनी सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें तो बस एक जवाब चाहिए। अब सारे के सारे लोग बोलते हैं उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। अब जितने भी लोग थे वह गिद्ध की तरह उस बूढ़े आदमी की तरफ आते हैं और उसे उठा देते हैं, उसे घसीटते हैं। सबसे पहले उसको सिर को घसीटते हैं, उसे हॉल के पास लाते हैं और उसे घसीटते हुए गलियों के पास ले जाते हैं। अब इतने सारे लोगों को देख करके वह दया की भीख मांगने लगता है, जिस पे लोग बोलते हैं दया, हम तुम्हारे ऊपर दया क्यों करें। इतना बोलने के बाद बहुत सारा घास उसके पास लाते हैं और उसके मुंह के अंदर घास डाल देते हैं और एक रस्सी उसके गले में पहना दिया जाता है और एम फॉलन क्या कहते हैं, मिस्टर फॉलन उसे गर्दन पे रस्सी बांध करके उसे खींचने लगते हैं और सारे लोग हंस रहे होते हैं। इसी तरीके से सारा का सारा किस्सा
पेरिस में चल रहा होता है। वही दूसरी ओर लुइस 16वां जो राजा थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अब एक नया गवर्नमेंट बना था जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों को तीनों चीज़ें थी। मतलब सबको स्वतंत्रता है, पढ़ने का अधिकार है, किसी भी पर्सन को पढ़ने से रोका नहीं जाएगा, सबको बराबरी का अधिकार है और चारों ओर भाईचारा है। अब वहाँ पे गिलोटाइन सजा दिया गया था नदी के पास। गिलोटाइन एक तरह का मशीन होता है जो लोगों के सर को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, इसका इस्तेमाल से जितने भी लोग थे सब लोगों को, कौन, अमीर लोगों के जितने थे सब लोगों को उनका गर्दन काट दिया जाता और इससे लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा बचता था। लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जब जितने भी अमीर लोग थे उनके गर्दन काटे जा रहे थे। वही दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत नेटिंग का काम कर रही थी। बच्चे लोग कंचों के साथ खेल रहे हैं। जब जब बूढ़ी महिलाएं नेटिंग का काम कर रही थी और बच्चे कंचों के साथ खेलते थे तो बीच में वह लोग रुक जाते थे और सारे के सारे लोगों की नज़र उसी तेज धार वाले चाकू मतलब गिलोटाइन में पड़ रही थी जो अमीर लोगों के गर्दन को काटता था और काटने के बाद उनके सारे के सारे सिरों को एक बास्केट में रखा जाता था और लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर गांव में भी कुछ ऐसा ही हाल था। जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनके घर को जला दिया गया और जितने भी ज़मींदार थे और उनकी पत्नियां थी या तो उन्हें पकड़ लिया गया या फिर वो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग गए। अब राजा कौन थे, तो वही थर्ड स्टेट के गरीब लोग। वहीं गांव के पास एक हिल था जहाँ पर कोई भी अमीर आदमी अब नहीं बचा था। अब जो नया मार्केट था, नया मालिक था इंग्लैंड का, वह कौन था, वह चार्ल्स डार्नी था। लेकिन अभी तो वह इंग्लैंड में है। तो उसका जो एजेंट था एम गेबल, उसे क्या किया गया था, सारा का सारा जिम्मेदारी दिया गया था चार्ल्स डार्नी का, उसके महल का क्या क्या पैसा जुगाड़ किया जा रहा है उसके बारे में। 3 साल अब तक गुजर गए हैं और गांव में चारों ओर सन्नाटा है। उन्हें पता चला कि बाकी गांव में भी इसी तरीके हाल है। बड़े बड़े लोगों को घर जला दिए जा रहे हैं और उनकी पत्नियों को मार दिया जा रहा है। अब चारों ओर आग ही आग है। लेकिन वह कुछ बड़ा आग देखना चाहते थे। बड़े बड़े घरों को जला दिया जा रहा है। अब इसी तरीके से समय गुजर रहा था। जहाँ पे चार्ल्स डार्नी का महल था, उसके दीवार को गांव वालों ने पूरी तरीके से जला दिया और एम गेबल अपने ऑफिस से भागकर बाहर आ रहे थे, जिसे गांव के सारे लोगों ने पकड़ लिया। इसे जेल में डालो, इसे जेल में डालो। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ बोल रहे नहीं नहीं, इसे दीवार से लटका दो, इसे दीवार से लटका दो। जिस पे एम गेबल बोलते, लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत काम किया है? मैंने तो आज तक तुमसे ना किसी तरह का भाड़ा मांगा, ना टैक्स मांगा इन 3 सालों में, और जितना चाहा मैंने अपनी तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश की। जिसमें लोग बोलते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मार्कस के एजेंट हो, तुम अमीर लोगों के एजेंट हो, तुम उन सब में से ही एजेंट हो, तुम कैसे हो? उन सारे अमीर लोगों के जैसे ही हो, तुम कोई अलग नहीं हो। अब लोग उसे पकड़ कर गाँव लेके जाते हैं और फिर उसे पेरिस के जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो रही कि अब होगा तो क्या होगा। तो उसने क्या किया, अपने मास्टर के पास लेटर लिखा, मतलब चार्ल्स डार्नी के पास लेटर लिखा और यह बोल रहा है कि मुझे आकर के यहाँ पे बचा लो।
अब यह लेटर चार्ल्स डार्नी के पास जाएगा। चार्ल्स डार्नी का क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे।